साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जगदीप धनखड़ साहब की इनसाइड स्टोरी दिखाने वाला हूं। अब जगदीप धनखड़ साहब तो दिखे नहीं, लेकिन उनका कारवां दिख गया है, वो काफिला दिख गया है दोस्तों, जिससे जगदीप धनखड़ साहब गुजर रहे थे। लेकिन आज तो बहुत सारी कहानियां दोस्तों। जगदीप धनखड़ साहब माला माल हो गए हैं। उन्होंने अपना बंगला शिफ्ट कर लिया है। उन्होंने अपने पेंशन का भी हिसाब कर लिया है। बहुत सारी कहानियां, लेकिन इन सारी कहानियों और सारी घटनाओं के बीच में जो बात सामने नहीं आ पा रही है वो ये है कि अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाले जगदीप धनखड़ साहब कुछ बोलते क्यों नहीं, कहीं दिखते क्यों नहीं। भाई, आपके ही नाम को लेकर के कांग्रेस पार्टी हो या लेफ्ट लिबरल पूरा गैंग वो ये कह रहा था कि धनखड़ साहब हाउस अरेस्ट में है, जगदीप धनखड़ साहब पर गैग लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है, वो बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। पल भर के लिए अगर आप देखेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि यार ये वाकई सही है क्या। लेकिन एक बात तो है ना दोस्तों, भाई अपन भी ये सोचते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब ने तो कुछ कहा नहीं। भाई, गृह मंत्री से भी पूछा गया सवाल तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देकर रिजाइन किया है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों वो समझिए, क्या जगदीप धनखड़ साहब पश्चाताप कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं? आखिर क्या है माजरा, क्या है इनसाइड स्टोरी, आखिर इन सब के पीछे क्या है? क्या जगदीप धनखड़ साहब ने चुप्पी साध ली है, वो हमेशा रहेगी, वो बोलेंगे नहीं? आज इसी कहानी को डिकोड करना है दोस्तों, आज इसी कहानी को आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जरूर आप कमेंट करके अपनी राय रखिएगा, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, जगदीप धनखड़ साहब कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, या सही समय का इंतजार कर रहे हैं। आज तो मैं आपको जरा माला माल होने की कहानी भी दिखाता हूं। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और साथ ही देखिए, जैसा हमने आपसे वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर दोस्तों, अब देखिए 75वां जन्मदिन है, इसी को लेकर हमारी टीम ने एक गीत तैयार किया है, जन्मदिन की शुभकामना। ये गीत बहुत मेहनत से हमारी टीम ने तैयार किया है दोस्तों। बताइएगा कैसा लिखा, क्या है। एक और जब गीत तैयार करूंगा तो आपके फीडबैक हमारे काम आएंगे दोस्तों। तो एक एक चीज़ पर ये वीडियो हमने तैयार किया है और इन हाउस ही तैयार किया है। तो बताइएगा, लिरिक्स, बोल, गीत, म्यूजिक, कंपोजिशन, वीडियो, तमाम चीज़ों पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम लेटेस्ट खबर देखिए, जगदीप धनखड़ को नहीं मिला आवास, खाली किया सरकारी बंगला, जाने अब कहां रहेंगे। 42 दिन पहले दोस्तों उन्होंने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। 42 दिन हो गए और 42 दिन के बाद, हालांकि इस बीच उन्होंने सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से दूरी बना ली। अब तक वो संसद भवन के पास स्थित राष्ट्रपति भवन में रह रहे थे। लेकिन 1 सितंबर को दोस्तों, यानी कल, उन्होंने ये सरकारी आवास खाली कर दिया और 42 दिन उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद वो इसी आवास में रहे और उसके बाद खाली कर दिया। भाई, उपराष्ट्रपति का तो अब चुनाव भी होना है ना, 1 हफ्ता ही है करीब, तो उनको भी तो चाहिए ना रहने के लिए कहीं। तो खाली नहीं करेंगे तो कैसे, फिर तो उसको पूरी तरह से देखना पड़ता है ना कि नए राष्ट्रपति आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, तो उनके लिए सही है, नहीं है, क्या है, जो टूट फूट है, थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस करना ही पड़ता है। मैं ज़रा आपको काफिला दिखाता हूं उनका, जो मीडिया वालों ने दिखाया। आप देखिए, धनखड़ साहब नहीं दिखेंगे, उनका काफिला दिख जाएगा। ये काफिला निकल गया, लोग देखते रह गए।
राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम को लग रहा होगा कि यार कुछ तो बोलेंगे। अब यहीं पर आकर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। पहले तो मैं आपको खबर ही आपको बता देता हूं, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद वो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए हैं। उनको जो नया सरकारी आवास है वो आवंटित नहीं किया गया है, और इसीलिए वो जहां शिफ्ट किए हैं ये भी बड़ा दिलचस्प है। जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के छतरपुर के एक निजी फार्म हाउस में शिफ्ट किया है, और ये फार्म हाउस है इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला का। और जो सूत्रों के हवाले से एक खबर छापी गई है, कल शाम करीब 5 बजे गदईपुर डीएलएफ फार्म्स छतरपुर एनक्लेव में शिफ्ट हो गए। अच्छा, उनका सामान धीरे धीरे तो जा रहा था, बाद में जब कुछ सामान रह गए तो फिर आधिकारिक रूप से सब कुछ शिफ्ट कर दिया गया, और घर का जो सामान है वो आधिकारिक आवास के एक फ्लैट में रखा गया है। दोस्तों, मैं जरा आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए ये तस्वीर। अच्छा, इनको क्या मिलेगा ये भी आप समझ लीजिए। अभय चौटाला वहां मौजूद थे जब जगदीप धनखड़ साहब ने शिफ्ट किया, तो वहां पर इनके अधिकारी भी पहुंचे, क्योंकि भाई पूर्व उपराष्ट्रपति है, कुछ प्रोटोकॉल है। तो नई सुरक्षा टीम ने फार्म हाउस की जिम्मेदारी संभाल ली, उनके कुछ अधिकारी भी गए, और इस समय की स्थिति यह है कि जो उपराष्ट्रपति का आवास है वो खाली है, जिन्हें नए उपराष्ट्रपति के लिए तैयार किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने दोस्तों अभय चौटाला से बातचीत की, पूछा कि क्या पूर्व उपराष्ट्रपति आपके यहां शिफ्ट कर चुके हैं। तो उन्होंने इसकी पुष्टि की, और उन्होंने बताया कि धनखड़ जी से हमारे पुराने पारिवारिक संबंध हैं। उन्होंने मुझसे घर नहीं मांगा था, मैंने खुद उन्हें घर की पेशकश की है। उन्होंने खुद घर नहीं मांगा था, मैंने खुद उन्हें घर की पेशकश की है। अब इसमें कुछ मतलब निकाले मैं आपको बताऊं। भाई, एक चीफ जस्टिस थे, पूर्व चीफ जस्टिस, उनको तो छोड़ने में कितना दिन लग गया था जानते हैं ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ा कि इनको निकालिए, ये खाली ही नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई कीजिए। ये तो फिर भी ठीक है कि 42 दिन में इन्होंने खाली कर दिया। आप देख लीजिए, एक मैं आपको बृजपाल मलिक का वो ट्वीट भी दिखा देता हूं, देख लीजिए। ये है फोटो। अब क्या है, लेटेस्ट है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये भी देख रहा था दोस्तों, चौटाला परिवार के साथ आखिर क्या है इनका रिश्ता, कैसे चौटाला परिवार ने उनको ऑफर किया, अगर ऑफर भी किया है। तो मैं देख रहा था कम से कम 36 साल पुराना ये रिश्ता है। अभय चौटाला के दादाजी और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल को ये अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं। 1989 में देवीलाल ने ही इनको टिकट दिया था, झुंझुनू से ये चुनाव जीते, और देवीलाल ने खुद उस समय चुनाव प्रचार किया था। जब कांग्रेस की सत्ता से बेदखल हुई तो जनता दल की सरकार बनी, देवीलाल ने इनको संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनने का भी मौका दिया। और जब देवीलाल चंद्रशेखर सरकार में भी इनको मंत्री बनाया गया। अगर इनका पूरा राजनीतिक करियर बताऊं तो जरा मैं आपको बताता हूं। 1989 में ये जनता दल में थे, 1991 में ये कांग्रेस में गए, फिर 2003 में ये भारतीय जनता पार्टी में गए, और फिर इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थाम लिया है। अब सवाल यह है कि अगर धनखड़ साहब इतने ही महत्वपूर्ण थे, इतने ही बड़े थे, देखिए क्या होता है ना, जब विवाद आते हैं ना तो इंसान पूरी पुरानी चीजों को भी खंगालता है। भाई, जिस चौटाला परिवार ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, आप तो उनके साथ रहे नहीं। कांग्रेस ने मौका दिया, कांग्रेस के साथ आपने क्या किया? और जब भारतीय जनता पार्टी ने आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, उसके बाद आपने क्या किया? ये तो जानना चाहिए ना दोस्तों। देखिए, तभी आपको कहानी समझ में आएगी कि ये वास्तव में पश्चाताप कर रहे हैं या चुप्पी है। एक बहुत बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं, जब लगे कि अच्छा अब मोदी जी
पर वार करना सही रहेगा, इनको खतरा पैदा होगा सत्ता से बेदखली का, तब ये बोलेंगे। आप याद कीजिए दोस्तों, मैं अभी जरा इनके मालामाल होने की कहानी भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप जरा समझिए भाई, जिस चौटाला परिवार के यहां गए, इनके घर में तो पहला मुख्यमंत्री है। आप समझिए, ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला, 10-10 साल की सजा हुई है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और ये सजा काट करके भी आए। ये सच्चाई है दोस्तों। आखिर उन्हीं का दामन इनको थामना पड़ा। और जब भारतीय जनता पार्टी ने फर्श से अर्श पर पहुंचाया, तो इनकी महत्वाकांक्षाएं कितनी आगे बढ़ गई। अब मैं पुरानी चीजों को रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ आपको रिकॉल कराता हूं। पहला वाक्य, लगातार अपने लिए सुख सुविधाओं की मांग करना, ये चाहिए वो चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की बराबरी करना कि अगर पीएम का फोटो है तो मेरा क्यों नहीं है, प्रोटोकॉल की दुहाई देना कि प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री, हमको उसके बराबर प्लेन चाहिए, रूम हमें और शानदार चाहिए। और तो और दोस्तों, आपको एक सीक्रेट चीज बताता हूं। जब ये राज्यसभा के सभापति बने, तो संसद टीवी के जो कर्मचारी है ना, मेरी तो कई लोगों से बातचीत होती है, वो इतने परेशान थे कि आप सोच नहीं सकते। मतलब जो बहुत छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो भी इनसे पीड़ित थे। फिर एक समय ऐसा आया जब ये कहानियां बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, कहने लगे हम मोदी शाह के बड़े करीबी हैं, लेकिन काम तो हो नहीं रहा था। फिर ये सबसे मोदी शाह के बारे में आरोप प्रत्यारोप करने लगे, शिकायतें करने लगे, आरएसएस में जाके करने लगे। और जब सारी चीजों से इनको समझ में आ गया कि कोई दाल नहीं गलने वाली, तब ये विपक्षी नेताओं पर भी डोरे डालने लगे, जिसमें कई लोगों से मुलाकातें भी हुई। और जो तात्कालिक रीजन है वो तो मैंने आपको बताया है कि जस्टिस को लेकर के जो इम्पीचमेंट का मोशन चल रहा था, अपनी तरफ से आगे बढ़कर विपक्षी नेताओं के प्रस्ताव को उन्होंने शामिल कर लिया था, बिना सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए। लेकिन इसके बाद मोदी सरकार के खिलाफ काम करने लगे, और आखिर में एक कहानी यह भी आई दोस्तों, जो आपने जरूर सुना होगा, कि एक उद्योगपति के साथ मिलकर चंद्रबाबू नायडू तक शिकायत पहुंचाकर यह कोशिश की कि मोदी सरकार से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले। यह है धनखड़ साहब की कहानी। जब इतने ही बड़े थे तो फिर यह सब करने की जरूरत क्या थी। लेकिन धनखड़ साहब बहुत चालू चीज है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। आप जरूर बताइएगा कैसे, जरा मैं आपको दिखाता हूं। भाई अभी ये एनसीआर में चौटाला साहब के फार्म हाउस को चुना। मैं देख रहा था कि क्यों चुना, इनके अपने भी हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास अपना यहां पर घर बार नहीं है, लेकिन फार्म हाउस बड़ा है। आमतौर पर दोस्तों किसी भी पूर्व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को सरकारी बंगला या जमीन अलॉट की जाती है। इस बार मामला थोड़ा अलग है, इन्होंने बीच में इस्तीफा दिया। इनको टाइप 8 का बंगला या 2 एकड़ का प्लॉट मिलता है, इसके लिए लिखित में आवेदन देना पड़ता है, इन्होंने दे दिया। अभी चौटाला साहब कह रहे थे ना कि हमसे नहीं मांगा, हमने ही दिया, इन्होंने उसका आवेदन दिया है। धनखड़ साहब पहले ही केंद्र सरकार को लिख चुके हैं, लेकिन उसमें दोस्तों 3 महीने का समय लगेगा, क्योंकि जो इनको दिया गया है उसकी डेंटिंग, पेंटिंग और ये सबसे हाई कैटेगरी की जो बंगले होते हैं ना, उसमें होता है। ये वीआईपी इलाके में होते हैं। इसका क्षेत्रफल 8000 से 8500 वर्ग फुट तक होता है। 8 बेडरूम, बड़े गार्डन, अलग ड्राइंग, डाइनिंग हॉल, सब चीजें होती हैं। नौकरों के लिए अलग से रूम, गैरेज, तमाम चीजें होती हैं। तो इनको सुख सुविधाएं तो मिलेंगी। एक और सुख सुविधा की चर्चा कर देता हूं। इन्होंने पेंशन के लिए तमाम जगहों पर चिट्ठी लिखी है, और कहां कहां लिखी है जरा वो भी आपको बताता हूं। धनखड़ साहब ने राजस्थान की किशनगढ़ सीट से पूर्व विधायक के तौर पर दोबारा पेंशन मांगी है। 1993 से 1998 तक इस सीट पर कांग्रेस विधायक रहे थे।
2019 तक उन्होंने पेंशन ली, लेकिन जब पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बने तो उन्होंने पेंशन बंद कर दी। अब फिर से चिट्ठी लिखी है कि हमको पेंशन दीजिए। और दोस्तों, एक पूर्व विधायकों की पेंशन एक कार्यकाल के लिए 35,000 रुपये प्रति माह होती है, जो समय के साथ बढ़ती चली जाती है। और अगर 70 वर्ष से अधिक आयु है तो 20% की वृद्धि मिलती है। इसी तरीके से जो अधिकारियों के हवाले से बताया गया है, आज के समय में धनखड़ साहब 3 पेंशन लेंगे। कौन कौन सा? पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक। पूर्व उपराष्ट्रपति को 2 लाख रुपए की पेंशन मिलती है। देखते जाइए जो मैं आपको बता रहा हूं। एक पूर्व सांसद के तौर पर 31,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। और इसके अलावा पूर्व विधायक के रूप में 42,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा राज्यपाल भी रह चुके हैं। गनीमत है वहाँ मिलता नहीं तो वहाँ भी चिट्ठी लिख देते, हमको इसका भी पेंशन चाहिए। और हर महीने दोस्तों 2,73,000 रुपये धनखड़ साहब को पेंशन मिलेगी। अब मैं आपको 100 बात की एक बात बताता हूँ, जो मुझे लगता है जितना बोलते हैं धनखड़ साहब, जिस तरीके का इनका पूरा लाइफस्टाइल रहा है, जिस तरह की महत्वाकांक्षा इनकी हिलोरे मार रही थी, यकीन मानिए ये दरअसल इनके लिए एक तूफान के पहले की शांति है। सिर्फ अपना हिसाब किताब कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है ना, उसके बाद ये बोलेंगे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्या वास्तव में किसी नेता को 3 पेंशन मिलनी चाहिए? मैं आपके सामने सवाल पूछ रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा जगदीप धनखड़ साहब हो गए माला माल। भाई नियम तो यही होता है ना कि जो सबसे अधिक वाला पेंशन हो वो आप उठा लीजिए। लेकिन एक ही आदमी, आप पता चला सरपंच बन जाए तो उसका भी पेंशन हो तो ले लें, सरकारी कर्मचारी हो तो उसका भी उठा लें, विधायक का ले लें, सांसद का ले लें, राज्यपाल का ले लें, राष्ट्रपति का ले लें, सारा पेंशन ले लें। तो क्या ये भारत जैसे देश के लिए जाती नहीं है? यही है मेरा सवाल। बाकी तो पश्चाताप या इंतजार के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। मैं नहीं मानता दोस्तों कि जगदीप धनखड़ साहब को कोई पश्चाताप है, वो बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सवाल वही है, क्या वास्तव में धनखड़ साहब को 3 पेंशन मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा और साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, जहां हमने आज ही एक नया गीत अपलोड किया है, जन्मदिन की शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री मोदी के 75 वर्ष पूरे होने पर यह गीत तैयार किया है। ज़रूर देखिएगा और वहां पर भी कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।